हेलो नमस्कार साथियों, साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी जो पशुओं की सामान्य शब्दावलियाँ हैं या पशुओं का वर्गीकरण है, ठीक है, उनके बारे में हमने बेसिक जो इंट्रोडक्शन था पशुओं के बारे में वो पढ़ लिया है। और आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर रहने वाला है कि पशुओं की नस्लें, ठीक है, कैटल ब्रीड्स ऑफ इंडिया। यानी कि आज हम गायों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी नस्लें हैं, ठीक है, उनका प्रजनन के अंदर कहाँ पे है। आगे मैं डिस्कस करूँगा कि आईसीएआर आजकल नस्लों के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पशुओं की नस्लें हैं उनसे आपको जेईटी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस, आईसीआर के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस, ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन 3-4 तो मिनिमम है। जेईटी में 2-3 या 4 तक लास्ट, मैंने कभी कभार 3 से 4, बाकी 2 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। और सीयूईटी में 5 क्वेश्चन तक भी मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रह गया कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं ब्रीड से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट्स है, अगर आपकी ब्रीड्स तैयार है, बेसिक तैयार है, तो आपके एनिमल हस्बेंड्री का ओवरऑल पार्ट है वो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में, उनके बाद में डिजीज़ आती है तो उसमें आप थोड़ी ऊपरी बेसिक चीज़ें याद होती हैं तो भी आप कवर अप कर लेते हैं, लेकिन आपको ब्रीड्स बहुत अच्छे से पढ़नी है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ूं। और आईसीआर आजकल किस हिसाब से, किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहा है, उन ट्रेंड तक मैं जाके आपके क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूं। सो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर कर दिया करो यार। अब डे बाय डे क्या है कि आप देखने वाले कम हो रहे हैं तो इतने में मज़ा नहीं आता। अगर क्लास रेगुलर चले तो उनका मज़ा अलग है, ठीक है। सो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमें भी एक मोटिवेशनल मिले कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको पढ़ना है, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। हमारे लिए तो 10 स्टूडेंट रहेंगे तो भी हमारा टारगेट है कि जितना हो सके एग्रीकल्चर के फील्ड में हम जितना योगदान दे सकें उतना हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इतना मेरे को भी टाइम नहीं है, जितना भी मैं कैसे भी करके आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ और आईसीआर के दृष्टि से जब आप पेपर दोगे उस टाइम पता चलेगा कि हाँ रियली में यही चीज़ें आती। मैं फालतू का कचरा बिल्कुल या नहीं पढ़ाने वाला हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो आईसीआर पूछता है, उनके बारे में ही डिस्कस करूँगा। आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और कोई ज़्यादा भी किसी को दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन को लेकर तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाय, गाय के बारे में मैंने बताया कैटल। एक ध्यान रखना कि मवेशी के अंदर क्रोमोसोम की संख्या ये पूछा गया था, आईसीआर सॉरी जेईटी में पूछा गया था। देसी मवेशी होती है उनमें संख्या होती है गुणसूत्रों की 60 और विदेशी होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 58। ये याद रखना, मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है, देसी मवेशी होते हैं उसमें आप सीधा याद रखो कि गायों में गुणसूत्रों की, देसी गायें होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है और विदेशी गायें होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या 58 होती है। ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईसीआर 2022 में शायद भैंस के गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई थी, लेकिन अब गाय भी दूर नहीं, अब वो दिन भी दूर नहीं है, ठीक है ना। भैंस तक तो पहुँच गए तो गाय भी दूर नहीं है। सो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप थोड़ा बेसिकली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन पर तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के फोकस करें, ठीक है। अब देखो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस है, ठीक है। अब फाइलम कॉर्डेटा, अब देखो हम बायो में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कॉर्डेट, एक पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट। आपको मैं बता देता हूँ कि कॉर्डेट होते, नॉन कॉर्डेट में जितने भी जैसे पोरीफेरा है, प्रोटोजोआ है, सिलेंटेट्रा है, निडेरिया है, स्केलमेंथीज, ठीक है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ये संग होते हैं, ये नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट के होते हैं, ठीक है। और कोर्डेट में आते हैं, देखो पीसीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज है और मैमल्स है। मैमल्स को हिंदी में स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। स्तनधारी यानी कि जिनमें स्तन ग्रंथियों का विकास हो चुका है या स्तन ग्रंथियां जिनमें पाई जाती है, ठीक है। आप कह दोगे कि स्तनधारी तो हम भी है लेकिन हमारे अंदर तो स्तन ग्रंथियां अभी नहीं बनी। तो स्तन ग्रंथियां तो है लेकिन हमारी एक्टिव नहीं है। जो
आप मादा के कंपैरिजन में देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखो, वे फाइलम कॉर्डेटा स्तनधारी वर्ग और बोविडी परिवार के उप परिवार बोविना से संबंधित है। ठीक है, मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए कलेक्ट की है। गाय का गर्भकाल जो मैंने पहले बता दिया 279 से 285 दिनों तक होता है। गाय का जीवन काल 18 से 22 वर्ष का होता है। ठीक है, जो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। एक वयस्क गाय मतलब बहुत तेज तरार और उनको पूरा न्यूट्रेंट वगैरह मिले, अच्छे से फूड वगैरह दे वो, ठीक है, तो उनका वेट होता है 720 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन जो होलिस्टियन फ्रीजियन होती है उस नस्ल की सबसे भारी गाय मानी जाती है, जो मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा कि उसका वजन 1000 केजी से भी ज़्यादा होता है। वो कैसे, जो आगे हम जैसे जैसे ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सो आज हम कोशिश करेंगे कि गायों की जितनी भी नस्लें हैं उनको कवर अप करने की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वही यही रहने वाला है कि कैटल ब्रीड्स के बारे में हम जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़े, अच्छे से पढ़े। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेना। बॉस इंडिकस पशु जिसे जेमस, जिसे कभी कभी कुबड़ वाले पशु, अब देखो कुबड़ वाले भी होते हैं और बिना कुबड़ वाले भी होते हैं। आमतौर पर आप देखते हो भारतीय नस्लों की गायें होती हैं उनमें कुबड़ पाया जाता है। ठीक है, कुबड़ वाले पशु या ब्राह्मण पशु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गाय की पूजा की जाती है और ब्राह्मण की किस प्रकार पूजा की जाती है उस हिसाब से इनके ब्राह्मण पशु के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिणी एशिया में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार के घरेलू पशु है। उनके कंधों पर एक वसा युक्त कुबड़, झुके हुए कान और एक बड़ा ओसलाप होता है। वे उच्च तापमान का सामना करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं और पूरे उष्ण कटिबंधीय देशों में खेती की जाती है। जेबू का उपयोग मसौदा बैलों के रूप में, दुधारू पशुओं के रूप में, गोमांस पशु के रूप में, साथ ही ईंधन और खाद के लिए खल और गोबर जैसे उपोत्पादों के लिए किया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो बेसिकली हम गायें पालते हैं, गायों का क्या क्या यूज़ है, उनके बारे में जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था काउस के बारे में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे आगे ब्रीड्स के बारे में। कि एक सेकंड, ये थोड़ा आगे जाते हैं, पहले यहाँ से पढ़ते हैं पहले थोड़ा, उसके बाद में वापस पीछे जाएंगे। गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें 50 है। मैं आपको 50 की 50 नस्लें बताने वाला हूँ। कोई 50 नस्लें आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी भी 50 की 50 नस्लें हैं उनका ओरिजिन प्लेस को क्या है। अब इनका रीज़न क्या है, आप सोचोगे कि भाई 3-4 ऊपर ऊपर से याद करेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, जेईटी लेवल तक आपका काम चल सकता है, लेकिन आईसीआर में नहीं, क्योंकि 50 की 50 नस्ल है। आपके सिलेबस में ब्रीड्स हैं तो आईसीआर 50 में से ही पूछता है, और वो नस्ल नहीं पूछता है जो आपने पढ़ी है। आगे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा कि आईसीआर ने क्वेश्चन कैसे पूछा है, आईसीआर क्वेश्चन कैसे पूछता है, उनके बारे में ध्यान रखना। 50 की 50 नस्लों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें 50 से 50 के बारे में। देसी नस्लें हैं जो भारत में मान्यता प्राप्त है, 28 नस्लें हैं। देसी नस्लों के लिए दूध में 4.5% व विदेशी नस्लों में 3.7% वसा पाई जाती हैं। रीज़न ये है कि विदेशी नस्लों की गायों का दुग्ध जो मतलब मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू देसी नस्लों के। ठीक है, देसी नस्लों के मुकाबले, ठीक है ना। मतलब गाय का औसत दुग्ध काल है वो 300 दिन का होता है। 60 दिन शुष्क काल, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ड्राई पीरियड होता है। ठीक है, शुष्क काल यही होता है जो मतलब 60 दिन तक गाय दूध नहीं देती है, और उसके मतलब जब गाय ब्याने वाली होती है उनसे 2 महीने पहले दूध देना बंद कर देती है। और उस टाइम आपको कितना फूड देना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, कौन सा रातब कितना देना चाहिए। ठीक है, उसको हरा चारा कितना खिलाना चाहिए, उनको आहार कितना खिलाना चाहिए, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है ना। फिर बाद में कभी माइंड में मत लेना कि ये हमने पढ़ी नहीं, आईसीआर ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पुटअप करते हैं, आपसे क्वेश्चंस होते नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है आईसीआर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। सीधी एंड सिंपल बात है। ठीक है, अब देखो, दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें साहिवाल, गिर, राठी, लाल सिंधी, देवनी, ट्रिक है, सीसा गिरादे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ट्रिक है, देख लो आप, ट्रिकों में देख सकते हो। सीसा गिरादे, सी का मतलब साहिवाल ये हो गई, ठीक है ना। उसके बाद सिंधी हो गई, सी का मतलब सिंधी, सा का मतलब साहिवाल, घी का मतलब गिर, और रा का मतलब राठी, देवनी। ठीक है, सीसा गिरादे कौन सी, दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट दे देगा
देगा कि नागौरी नस्ल गाय की एक दुग्ध प्रयोजनीय नस्ल है। और स्टेटमेंट 2 में दे देगा कि साहीवाल एक भारवाही नस्ल है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो मतलब दोनों स्टेटमेंट है रॉन्ग है, क्योंकि नागौरी है वो भारवाही नस्ल है और साहीवाल है वो दुग्ध प्रयोजनीय नस्ल है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं। मैं आपको जब लास्ट में प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगा ना, उस टाइम आपको पता चलेगा कि हाँ रियल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो मतलब चिंता ना करें, क्योंकि हम सब करने वाले हैं, डोंट वरी। अब देखो, आप कहोगे तो एनिमल हस्बेंड्री के बाद में एक आध ICAR 2022 का क्वेश्चंस पेपर भी लेके आ जाएंगे, जिनमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे उनके बाद में। और वो मेरा हिसाब से है कि जब एग्जाम का टाइम नज़दीक आएगा उस टाइम हम क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके डन। भारवाही नस्लें देखते हैं कि मालवी नागौरी और अमृत महल, आलमबाही और गंगा तीर, लीकर, खिलारी, सीरी, कृष्णवेली, वेचूर, गाओलाओ, ब्रेगूर, कैनकथा, हिसार मतलब जिसे अर्धेनु भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इनकी ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ याद रखना कि माँ मैं राखी पंवार के साथ गंगानगर ना जाऊं, उसके बाद में अमृतसर में आतंकवादियों से खेर के हाल बुरे हैं। ये ट्रिक है, आप इनमें से नस्लों में देखोगे तो ये ट्रिक बनेगी। माँ मैं राखी पंवार के साथ मैं गंगानगर ना जाऊँ, क्या पता मेरा मतलब किडनैप कर दे, जो भी आप कुछ समझते हैं। ठीक है, बलात्कार कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे अकेले में कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने घर में सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, डोंट वरी। ठीक है, कोई दिक्कत आई तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना। अब देखो, द्विप्रयोजनी नस्ल थार पारकर राठी, हरियाणवी कॉकरेज, कृष्णवेली, गावलाव, मेवाती, अंगोली, देवनी, निमारी, डांगी, बेचोरी, सीरी और रेड गंदारी। ये फटाफट नस्लें देख लेना। द्विप्रयोजनी नस्लें हैं। विदेशी नस्लें हैं, जर्सी है, HF है, जिन्हें होल्स्टीन फ्रीजियन कहते हैं, रेड डेन है, ब्राउन स्विस है, आयरसर है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ों के मतलब इनके बारे में आपको पता रखना है कि द्विप्रयोजनी नस्ल का मतलब होता है कि दूध देने में भी एक्सपर्ट है। ठीक है, उनके बाद में उनका भार देखोगे तो भी आपको अधिक मिलेगा। ठीक है, और भी कुछ ऐसे पर्पज होते हैं, एक से अधिक पर्पज, यानी कि द्विप्रयोजनी नस्ल हो गई। जैसे कि भाई आप में से ही कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो ऑलराउंड प्रदर्शन करते हैं, कुछ स्टडी में बेस्ट होते हैं। ठीक है ना, कुछ स्पोर्ट्स में बेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करते हैं, स्टडी में भी अच्छा करते हैं, तो वो डबल पर्पज़ के लिए माने जाते हैं। ठीक है ना। इससे आगे आप क्रॉप्स पढ़ोगे तो उसमें भी देखोगे कि डबल पर्पज़ वाली कौन सी क्रॉप्स होती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगी। अब हम बात करेंगे जितनी भी 50 नस्लें हैं, उन नस्लों में कौन सी नस्ल भारवाही है, कौन सी द्विप्रयोजनी नस्ल है। वैसे मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने एक PDF के रूप में आपको पूरी 50 नस्लें कवर अप करवाने की कोशिश की है। भारत में गाय की नस्लें, कैटल ब्रीड्स ऑफ इंडिया। देखो, नंबर 1 पे बात करता हूँ मैं अमृत महल, जिनका प्रजनन क्षेत्र कर्नाटका है और परिवहन और भारवान के लिए मानी जाती है। उसके बाद में बचौर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ICAR 2020 का क्वेश्चन है कि बेचौर नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो बिहार है। ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी लिख के, कैसे भी लिख के याद कर लेना कि अमृत महल कर्नाटक। बाकी भारवाही वगैरह वो मैंने ट्रिकें दे दी, इनके बारे में ध्यान मत देवो। ठीक है, दुग्ध और भारवान यानी कि डबल पर्पज के लिए मानी जाती है। बद्री उत्तराखंड, बारगुर तमिलनाडु, बिल्हाई हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है, बिंजारपुरी ओडिशा, डागरी गुजरात, डांगी महाराष्ट्र और गुजरात, देवनी महाराष्ट्र और कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसी ब्रीड्स होगी जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, उनकी क्या क्या विशेषता उनके बारे में। गंगातीरी बिहार और उत्तर प्रदेश, गावालाओ जो मैंने पहले नस्ल बता दी है। ठीक है ना, किसके लिए बताई थी? द्विप्रयोजनी में। गावालाओ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, गुमसारी ओडिशा, गिर गुजरात वेरी इंपॉर्टेंट, लीकर कर्नाटक वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा आ गई। ठीक है, हिमाचल पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, कांगेयम तमिलनाडु, कॉकरेज गुजरात और राजस्थान, कैनकाता उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, खरियार ओडिशा। क्लियर है। अब देखो, नंबर 21 पे बात करते हैं
खेरीगढ़ उत्तर प्रदेश, इल्लार महाराष्ट्र और कर्नाटक वेरी इंपॉर्टेंट, कोकण कपिला महाराष्ट्र, कोसाली छत्तीसगढ़, कृष्णा वैली कर्नाटका महाराष्ट्र वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाखी जम्मू कश्मीर, लखीमी आसाम, मालनाद गिद्दा कर्नाटक, मालवी मध्य प्रदेश, मेवाती राजस्थान, हरियाणा उत्तर प्रदेश, मोटू ओडिशा, नागौरी राजस्थान, नारी गुजरात और राजस्थान, निमाड़ी मध्य प्रदेश, अंगोल आंध्र प्रदेश, पोनवार उत्तर प्रदेश, पोडा थिरुपु तेलंगाना, ठीक है, पुल्लीकुलम तमिलनाडु, पुंगुनूर आंध्र प्रदेश, पूर्णिया बिहार, राठी राजस्थान, रेड कंधारी महाराष्ट्र, राठी राजस्थान, रेड कंधारी महाराष्ट्र, रेड सिंधी उड़ीसा तमिलनाडु बिहार केरल असम, साहिवाल पंजाब और राजस्थान, श्वेत कपिला उत्तर और दक्षिणी गोवा, सीरी सिक्किम और पश्चिम बंगाल, थारपारकर गुजरात और राजस्थान, थुओ नागालैंड, अमलाचेरी तमिलनाडु, वेचूर केरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेचूर केरल ICAR 2021 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको मैं। मैचिंग में पूछा था, 4-5 नस्लें दे दी थी, निम्न का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 50 की 50 है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी मिस आउट होता है तो हमारी रैंक बहुत पीछे चली जाती है, बहुत पीछे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, जो फाइट करते हैं वो हाई रैंकर होते हैं, एक एक क्वेश्चंस पर एक एक नंबर पर रैंक बनती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बेसिक चीज़ें, बेसिकली चीज़ें जो याद करने के लिए होती है, बाकी ICR में आप सोच रहे हो कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीकल्चर में आप 30 क्वेश्चन 50 में से करते हो तो आप 100% 99% तक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 30 क्वेश्चन इनमें से ही होते हैं, और वो भी आपसे नहीं होते हैं। 15-20 तो ऐसे होते हैं जो देखते ही वहाँ बुखार आता है, क्योंकि ICR का पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ होता है, नॉर्मल भी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि पता नहीं कभी करंट का डाटा पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है। अब 50 नस्ल किसी ने पढ़ी नहीं है, 50 नस्लों में से कहीं से भी उत्पत्ति यहाँ दे दिया, थूतो नागालैंड, किसी को पता नहीं, किसी ने पढ़ा ही नहीं, वेचूर केरल अब पढ़ने लगे, पहले कोई पढ़ता ही नहीं था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है कि ICR क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और हम हमारी प्रिपरेशन को किस हिसाब से बनाए रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम मार्क कितने ला सकते हैं। ओके डन, ये क्लियर है। अब मैं थोड़ी नस्लों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन सी नस्ल है, उनके क्या क्या काम है, उनके बारे में हम देखो। सबसे पहले बात करता हूं मैं साहिवाल, जिसे लोला के नाम से भी जाना जाता है। मोंटगोमरी पाकिस्तान होता है इनका उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन प्लेस ऑफ साहिवाल कैटल ब्रीड, ठीक है। साहिवाल एक गाय की नस्ल है जिनका मोंटगोमरी पाकिस्तान है वो उत्पत्ति स्थल है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली इस नस्ल की गाय सबसे अधिक मीठा दूध देती है। रंग लाल कतई, सींग छोटे, भारत की सबसे अच्छी नस्ल है। ICAR में मेरे हिसाब से जहाँ तक मानना है, ICAR 2023 में यहाँ से क्वेश्चंस आएगा साहिवाल नस्ल से, ठीक है। और क्वेश्चंस, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल साहिवाल है, कथन सही है बिल्कुल, या फिर दे देगा कि गिर है भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि साहिवाल है। इसे क्वेश्चन गलतियां में करवाते हैं, आपको लग रहा है ये तो सही है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया भाई 2020 में कि लटके हुए घुमावदार पत्तीनुमा कान होते हैं वो गिर, जिसे रैंडी भी कहते हैं, भामान, ठीक है। ब्राजील में इस नस्ल को बहामान के नाम से जानते हैं। सूरती भदावरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सूरती भदावरी गाय की किस नस्ल को सूरती भदावरी के नाम से जाना जाता है? गिर नस्ल को जाना जाता है, रैंडी भी गिर नस्ल को कहते हैं। ब्राजील में बहामान के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? वो भी गिर है। काठियावाड़ी डेक्कन भी गिर को कहते हैं। दक्षिणी काठियावाड़ गुजरात इनका उत्पत्ति स्थल है। ललाट भारी भरकम, सींग वक्र आकार की, चितकबरा रंग इसका मुख्य लक्षण है। इंपॉर्टेंट ये लगा लेना, लटके हुए घुमावदार पत्तीनुमा कान वो गिर नस्ल के होते हैं। फिर बात करता हूँ नंबर 3 पर, लाल सिंधी, कराची एवं हैदराबाद पाकिस्तान में लाल भूरे रंग की गर्मी सहनशील नस्ल है। उसके बाद में मालवी मालवा मध्य प्रदेश में, इनकी कोई विशेषता इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद में नागौरी है, तो नागौरी राजस्थान, सब नागौरी बेल है तो उनको पता है कि नागौरी सांड कैसे होते हैं, ठीक है। सीधी एवं मजबूत जो हमारी होती है, पीठी सीधी मजबूत पीठ, चौड़ी छाती, ठीक है, वो तो सब होता है नागौर वाले, मतलब
ब्रांड चीज़ होती है ना, जो बैलों की भाई ऐसी हालत होगी, जो मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, तो उनकी पीठ चौड़ी होगी, ठीक है। और उनकी मुख्य विशेषता है सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले तथा सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। और नागौरी सांड वैसे ही सबसे तेज दौड़ते हैं, चाहे कहीं पे भी जाओ, चाहे इंडियन आर्मी में जाओ, चाहे एयरफोर्स में जाओ, ठीक है। जो भी डिफेंस लेवल की होती है उसमें नागौरी सांड हमेशा अपना रुतबा दिखाते हैं, ठीक है। क्यों, मतलब मोस्टली मारवाड़ एरिया। उसके बाद में अमृत महल, मैसूर, कर्नाटक, भारत की सबसे अच्छी भारवाक नस्ल। थार पारकर, सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी, थारी सिंधी, पाकिस्तान, लंबे चौड़, मतलब लंबे चौड़े लटके हुए कान मुख्य विशेषता है। रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में सबसे अच्छा दुग्ध, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में सबसे अच्छा दुग्ध देने वाली नस्ल है थार पारकर, सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी या थारी भी कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन प्लेस इसका है सिंध, पाकिस्तान। अमृत महल का याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है। मैसूर, कर्नाटक, भारत की सबसे अच्छी भारवाक नस्ल मानी जाती है, ठीक है। एक यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना कि सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको एक ब्रीड्स, उसमें भी आएगा कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध, लेकिन मैं थोड़ा उस टाइम डिस्कस करूंगा, आप नहीं बताऊंगा। प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। राठी, राठ क्षेत्र अलवर में है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं राठी को, इसमें नो डाउट है, आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लाल, देखो राठी नस्ल है ना, ध्यान रखना कि एक तो लाल सिंधी, उनका क्रॉस करवाया साहीवाल को, दोनों को इंजेक्ट किया, निकाली राठी, ठीक है। फिर उसको बनाया कि राजस्थान की कामधेनु, जो मोस्टली राजस्थान मतलब राठ क्षेत्र, जैसे अलवर वगैरह ये होते हैं ना, अलवर भरतपुर वाले साइड के क्षेत्र, इनमें ज़्यादातर पाई जाती है। एक सेकंड यार। उसके बाद में हरियाणवी रोहतक, बात ही क्या करनी हरियाणा वालों की, तो हरियाणवी रोहतक हरियाणा, ठीक है। सुदृढ़ शरीर, चेहरा लंबा, सींग लंबे व सिर ऊंचा, पूंछ घुटनों तक लंबी व छोर पर काले बालों का गुच्छा। वे हरियाणवी को सब भाई जानते ही है, ठीक है। हरियाणा वाले बंदे तो कैसे होते हैं आप सबको पता ही है। उसके बाद में बात करते हैं कॉकरेज के बारे में। कच्छ का रण क्षेत्र गुजरात में, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। चमकीला सिर, भारी माथा, चौड़ा एवं नाक का ऊपरी उठा हुआ, ठीक है। पलकों पर सलवटें, अगले थन लंबे, पिछले थनों की अपेक्षा, ठीक है। पिछले थनों की अपेक्षा अगले थन होते हैं वो लंबे होते हैं। मोटी आंखें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। नागौरी और कॉकरेज आ जाए तो फर्स्ट प्योरिटी कॉकरेज को देनी है। अगर कॉकरेज ना हो तो नागौरी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आपके ऑप्शन में कॉकरेज साथ में है तो सवाई चाल के लिए कॉकरेज है वो प्रसिद्ध माना जाता है, ओके। मेवाती, कोसा, मथुरा, अंगोली, गुंटूर, आंध्र प्रदेश इसका ओरिजिन प्लेस है। इसे नेल्लोर के नाम से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस बार थोड़ा चांस लग रहा है। विदेशी में देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ आती है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू होती है, दुग्ध यही देते हैं। हमारे वाले सांड होते हैं बहुत खतरनाक, लेकिन उनका आता कुछ नहीं है, ठीक है। वो सांड मतलब ऐसी छाती चौड़ी करने में, आगे चलने में हमारे वाले बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उनका मिल्क प्रोडक्शंस होता है वो कम होता है, ठीक है। अब देखो जर्सी के बारे में, इंग्लिश चैनल का जर्सद्वीप फ्रांस है, इसका ओरिजिन प्लेस है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा 5.25 से 5.5%, शरीर हल्के बादामी रंग और तस्तरी जैसा ललाट, वातावरण के प्रति एचएफ से अधिक अनुकूलन, ब्यावंत में 4000 से 5000 लीटर दुग्ध उत्पादन में सबसे लंबा दूधकाल 365 दिन का नहीं है, यहाँ दुग्ध उत्पादन है 305 दिन का, ठीक है। चार सबसे लंबा दुग्ध काल ही है, क्योंकि गायें तीन बदा वो आप पढ़ोगे भैंसों में पढ़ोगे उस टाइम मेसना का दुग्ध काल सबसे लंबा होता 365 दिन का, सॉरी उसका है, मेरे को उसका याद आ गया, ठीक है। लेकिन इनका 305 दिन का ही होता है। गायों में सबसे लंबा माना जाता है, क्योंकि गायें इतने टाइम तक दूध देती नहीं है, सीधी सी बात है, ओके डन। अब देखो बात करते हैं हम हॉलिस्टीन फ्रीजियन के बारे में, बहुत अच्छी ब्रीड्स हैं उनके बारे में। वजन में विदेशी नस्लों में सबसे भारी एवं विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, अगर इसका वजन लिखना चाहते हो तो लिख लेना 1050 kg लगभग, ओके डन। 1100 तक भी जा सकता है, उन पे डिपेंड करता है। आप भी देखते हो कि
मतलब आपने गाय नहीं देखी है कि सफ़ेद सफ़ेद और ब्लैक ब्लैक धब्बे होते हैं बीच में, ठीक है, बहुत बड़ी सी गाय होते हैं जिनके स्तन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वही एचएफ होती है, ठीक है, सबसे अधिक दूध भी वही देती है, ठीक है। इनका मैंने मिल्क प्रोडक्शन लिखा नहीं है, इतना मिल्क प्रोडक्शन बारे में आपको नहीं पूछता है। अगर मिल्क प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो होल्स्टीन फ्रीजियन का होता है, वो 7,000 के समथिंग इनका मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रेड एंड डेनमार्क लाल रंग की नस्ल है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं ब्राउन स्विस के बारे में, स्विट्जरलैंड, ठीक है, दुग्ध उत्पादन खेती करने के लिए बीफ एवं गाड़ी खींचने में काम आती है। सबसे अधिक विदेशी नस्लों में गर्मी सहन करने वाली ब्राउन स्विस नस्ल है। विदेशी नस्लों में सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल है वो है ब्राउन स्विस, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं आयरशायर के बारे में, स्कॉटलैंड। आयरशायर का ओरिजिन प्लेस है स्कॉटलैंड। इन जो एक बात ध्यान रखना, ये 5 है ना दे रखे हैं, इनका आपको उत्पत्ति स्थल थोड़ा याद रखना, क्योंकि यहाँ से उत्पत्ति स्थल तो सबके ध्यान रखने हैं। करेक्टर से इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उत्पत्ति स्थल, और जो मेरे स्टार लगाकर करेक्टर लिखे हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में आपको उनकी क्या चीज़ याद होनी चाहिए कि उनका ओरिजिन प्लेस कौन सा है, वो कहाँ से विकसित हुई है, ठीक है। देखो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि करंट फ्रीज एक संकर नस्ल है। हाइब्रिड ब्रीड्स के बारे में मैं बात करता हूँ कि गाय की कुछ ऐसी संकर नस्लें हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो करंट फ्रीज नस्ल है वो आपकी करनाल से डेवलप की गई है। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर कोई मैथ के स्टूडेंट है जिनका डेयरी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है वो एनडीआरआई में ज़रूर जाए और अपना फ्यूचर को एक ब्राइट फ्यूचर की ओर आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो करंट फ्रीज है करनाल हरियाणा, फ्रीजियन और थारपारकर, होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर, यानी कि एक तो हमारी वाली नस्ल एक बार से मंगवाई, ठीक है ना, एक विदेशी अंटी को मंगाई थी और एक हमारे वाला सांड था, उनके साथ में क्रॉस करवाया तो करंट फ्रीज बन गई। उनका ओरिजिन प्लेस कौन सा हो गया, मतलब करनाल हरियाणा से ही विकसित की गई, क्योंकि सबसे बड़ी डेयरी में वही यूनिवर्सिटी है, तो वो ऐसे काम तो वही कर सकते हैं, बाकी हमारे ऐसे गाँवों में तो ऐसा होता नहीं है ना भाई। उसके बाद में करंट स्विस करनाल हरियाणा, ब्राउन स्विस और उसका साहीवाल, ठीक है। उसके बाद में फ्रिजवेल करनाल एचएफ और साहीवाल का क्रॉस करवाया तो फ्रिजवेल, और सुनंदनी केरल से विकसित की गई है, ठीक है। इनकी अब मेरे पास इतनी डिटेल है नहीं, सुनंदनी और फुले त्रिवेणी ये मैंने 2 एडवांस लिखी है, लेकिन आपको 3 नस्लों के बारे में याद होना चाहिए कि करंट फ्रीज का क्रॉस फ्रीजियन और थारपार के साथ में है। करंट स्विस का क्रॉस है वो किसके साथ में है, ब्राउन स्विस और साहीवाल के साथ में। फ्रीजरवेल का क्रॉस है वो एचएफ और साहीवाल के साथ में है, ठीक है। अब सुनंदनी है वो केरल की गाय मानी जाती है। अब बात करता हूँ मैं फुले त्रिवेणी के बारे में, राहुरी महाराष्ट्र से डेवलप की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ सकता है। फुले त्रिवेणी 50% एचएफ का भाग था, 25% जर्सी का भाग था, 35% किसका भाग था, गिर का भाग था, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया इसका एचएफ में, एचएफ का 40% भाग था, ठीक है। ये डेटा मिस्टेक है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि एचएफ का 40%, जर्सी का 25% और गिर का 35%, टोटल 100% करना है। उनमें इन 3 नस्लों, आप इतना कुछ नहीं याद ही मत रखना, एचएफ जर्सी और गिर, ये तीन चीज़ याद रखना कि HTG होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, उसके बाद में गिर, सॉरी एच जे जी फुले त्रिवेणी HJG, ये हमारी जितनी भी कैटल ब्रीड्स थी वो मैंने जहाँ तक हो सके मेरी जितनी कोशिश थी मैंने आपको बता दिया, गुणसूत्रों के बारे में बता दिया, फैमिली के बारे में बता दिया। बाकी जितनी भैंसों की ब्रीड्स हैं उनके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी जो आपके फ्रेंड हैं उन तक यार क्लास को शेयर किया करो, ठीक है, और क्लास पूरा देखा करो, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया करो, ठीक है ना। ऐसे नहीं है टाइम पास मत करो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर सिलेक्शन लेना तो बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आप करना चाहते हो। मेरे तो अगर 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए तो भी मैं तो मानूंगा कि अच्छा ही है, लेकिन जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको शेयर करने का हक बन रहा, मैं मेरा इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। फ्री में क्लासेस अवेलेबल करवा रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट की मांग थी उनके बावजूद, लेकिन अब आप शेयर नहीं करते हो, आप बिल्कुल भी अपना रेस्पॉन्स नहीं देते हो, तो उनको यार उतना
इंटरेस्ट नहीं आता है। हालांकि मैं मेरी कोशिश करता हूँ कि 100% आपके सामने हमेशा के लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। वेन एवर कंडीशंस ऐसी हो जाती है कभी ना हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कोशिश करूँगा कि मैं डेली आधा घंटा तो आपके साथ निकालूँ, लेकिन आधा घंटे के लिए इनके भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। जब तक आपके सामने वीडियो आए तो 2 घंटे तक मेरे को भी खर्च करने पड़ते हैं, एनर्जी भी वेस्ट होती है यार, कॉलेज वाला लफड़ा रहता है, उनमें भी बिजी रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दोस्त और भी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट में आए, ठीक है ना, और अपना फ्यूचर है उनमें बनाए, ठीक है। तो कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। वीडियो को शेयर वेयर करना मन बने तो कर देना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।